ओके, आपको ये स्क्रीन पे पूरा मेरा बोर्ड दिख रहा है या ये व्यू में गैलरी व्यू आ रहा है स्क्रीन में? गैलरी व्यू सर। अच्छा, ये जसकरण तो इसको मैं स्पीकर व्यू कर लूं अब, ठीक है? यस सर। Is the board clear? बोर्ड क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम ग्रुप में कम्युनिकेट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप इसमें पूछोगे, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? सर चार्जिंग एंड न्यूट्रल चार्ज कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियस के बारे में बताना था ना? न्यूक्लियस के बारे में बताना था ना? यस सर। तो मैंने ये बोला था लास्ट क्लास में कि जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या था कि अगर आपको किसी बॉडी को चार्ज करना होता था तो उसके इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना होता है। what does it mean by electrical equilibrium? Means the number of electron is equal to number of proton, as you can see. The positive charge will be equal to the number of negative charge inside the atom, and atom के बाद बनेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसी वजह से होगा, एंड any matter is made up of molecule, that is why we can say the matter is electrically neutral as a whole. Are you getting the point? ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातें बतानी जरूरी है। न्यूक्लियस, order of nucleus will be out. Order of nucleus is 10 raised to power minus 15 meter. Either we can say 1 Fermi. 1 Fermi is equal to 10 raised to power minus 15. First point. किसी भी न्यूक्लियस का ऑर्डर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, nucleus is the very high densified space inside the atom to any known matter. NON नहीं बोल रहा हूँ, KNOWN, known matter, ठीक है? न्यूक्लियस या इसको कहो, it is highly densified space inside the atom whose density is very high, very high than any metal. मैं डायमंड और टाइटेनियम की भी बात करूं, इनकी डेंसिटी से भी ज्यादा डेंसिटी किसमें होता है? हर न्यूक्लियस के एटम के अंदर न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होता है। अब बात ये है
कि चाहे वो कितना सॉफ्ट मटेरियल, जैसे ग्रेफाइट, we use the graphite as a lubricator, okay? It is the very soft material. तो ये भी एटम से मिलके बना है, तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, वेरी सॉफ्ट मटेरियल, लाइक यू कैन से हनी, है ना, क्रीम, ओके? तो क्रीम के जो एटम्स हैं उनके अंदर भी न्यूक्लियस है, उसकी डेंसिटी, उस न्यूक्लियस की डेंसिटी, या कहेंगे डायमंड है, डायमंड की भी डेंसिटी, क्योंकि डायमंड के अंदर के जो एटम है उनकी भी जो न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस की डेंसिटी और क्रीम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी भी डेंसिटी, समझ आ रहा है? तो कितना सॉफ्ट से सॉफ्ट मटेरियल हो एंड कोई भी हार्ड से हार्ड मटेरियल, सबके अंदर एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस हाईली डेंसिफाइड स्पेस है, मींस कि उस न्यूक्लियस का सारा मैटर, मान लो 100% स्पेस है, न्यूक्लियस का मान लेते हैं, कोई न्यूक्लियस है तो ये स्पेस को मैं कह रहा हूँ 100% स्पेस है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके 100% स्पेस का जो मैटर है वो 2% स्पेस एग्जिस्ट करता है, 2% के 2% के स्पेस में एग्जिस्ट करता है, तो ये भी लिख लेते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस all the matter exist only its 2% or किसी रूप में 3%, 2% स्पेस, समझ आ रहा है? न्यूक्लियस का मान लेते हैं कोई, तो 98% क्या है? वैक्यूम, 98% वहां पे फ्री स्पेस न्यूक्लियस के, समझ में आया? तो जो मैटर जितने स्पेस में है वो हाईली डेंसिफाइड स्पेस, क्लियर? ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट, और ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड पॉइंट inside the nucleus there is strong nuclear force and strong magnetic underline, strong nuclear force and strong magnetic field। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के मूव करने से जनरेट होती है तो न्यूक्लियस के अंदर तो है प्रोटॉन, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गई? अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक मैग्नेटिक क्वेश्चन कि व्हाट इज द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, उसका यही आंसर है, दिस इज द आंसर, ठीक है? तुम सोच रहे हो कि नहीं, वो सब क्वेश्चन पे सोचना नहीं है, उसका एक आंसर ये है, उसका आंसर यही है, बाद में भी लिखवा दूंगा और बता देता हूँ कि डेंसिटी के हाई होने का जो बेसिक लॉजिक है वो है कि न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक। क्वेश्चन ये है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, मैंने बोला था कि प्रोटॉन प्रोटॉन ऐसा नहीं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो एक बार बन गया
तो ऐसे जिंदगी भर ऐसे बनता है, बना रहेगा और वो टूटेगा नहीं। That life span is very short. And similarly, we can say the same statement for the neutrons. They all are making and deforming simultaneously. What does it mean? Means proton deform to form the neutron, and neutron deform to form the protons. तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रोटॉन बन गया होगा ऐसे और एक न्यूट्रॉन बन गया होगा ऐसे, ऐसा नहीं। रियलिटी में है प्रोटॉन मान लो प्रोबेबिलिटी है चार्जेस के क्लोज होने की क्वार्क के फॉर्म। प्रोटॉन का कंस्ट्रक्शन बताया था मैंने, प्रोटॉन का कंस्ट्रक्शन बताया था, ठीक है। प्रोटॉन के कंस्ट्रक्शन में क्या बताया, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क के प्रोटॉन बनाते हैं, और यहाँ 2 डाउन और 1 अप क्वार्क के न्यूट्रॉन बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चार्ज का कॉम्बिनेशन कभी भी डी यू अगर क्लोज हुआ तो दैट विल बिहेव्स लाइक न्यूट्रॉन, एंड फ्रैक्शनल चार्ज का कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कभी भी यू यू डी क्लोज हुआ दैट विल बिहेव्स लाइक प्रोटॉन, and this process eternally going on and on. वो क्या है कि ये कुछ टूटेगा तो ये बनाएगा और ये टूटेगा तो, और कॉन्टिन्यूअस इस प्रोसेस में एक इक्विलिब्रियम सेटअप है। तो ये एक्चुअल में चार्ज का मूवमेंट ही है, तो चार्ज के मूवमेंट से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। चार्ज के मूवमेंट से अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। ये क्या बोल रहे हैं, और जब भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच डिस्टेंस अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो एक स्पेशल टाइप का फोर्स लगेगा, उस स्पेशल टाइप के फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कभी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर, ठीक है, आर की वैल्यू अगर कम है 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी के आगे, तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि को बनारस करेगा दो चार्ज के बीच में, वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब r की वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा, मींस की न्यूक्लियर के ऑर्डर से थोड़ी बड़ी हो, नहीं तो कम हुआ अगर तो ये फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, और ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स ज्यादा, दैट इज मच हायर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट नोट है, नोट जरूर बनाना कि बहुत सारी बुक्स का क्रक्स बताया जा रहा है आपको। इट इज नॉट वेरी इजी टू कलेक्ट विद द सिंपल एफर्ट लाइक सिंपल बुक, ठीक है। तो आपको ये जो नोट बनवाया जा रहा है कई बुक्स का और बहुत एक्सपीरियंस के बाद तो ये नोट ऐसा बनाया गया है, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के नोट करना, और ये अपने पास पोस्ट ग्रेजुएशन तक रखना काम है। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो बच्चे।
तो ये तो थोड़ी सी बात थी इसके बारे में हल्की सी। चलेगा इतना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं? इतना ही ब्रीफ नॉलेज। अच्छा हाँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन there are enormous number of more particles are there. For example, point apart from proton and neutron, there are more number of particles are there. That is mesons, pi plus mesons, pi minus mesons, kappa mesons, बहुत सारे होते हैं। तो ये थोड़ा एक जनरल आइडिया है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अब मैं चार्जिंग की बात करता हूँ। अब चार्जिंग में क्या बोला था मैंने कि कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्टर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब, प्रोटॉन भी कर सकते हैं लेकिन प्रोटॉन में एनर्जी ज्यादा लगती है। प्रोटॉन को इंटरएक्ट करने में एनर्जी ज्यादा लगती है। दैट इज द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी we require for disturb the proton and milli electron volt amount of energy required to displace or withdraw the electron. That is why we choose the easier way, that is the disturbance of electron. Is it clear? Next point is very good. Positive charging of matter. इसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कैसे? मान लो तुम्हारे पास है ये कोई बॉडी, बॉडी इसका नाम है, बॉडी इसका नाम है। तो मान लो कि दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Whenever I give you the statement electrically neutral, you have to understand the meaning of this statement, that there will be equal number of electrons and protons. Means ki electrically neutral statement define itself that there is, inside any electrically neutral system there is equal number of positive and negative charges. इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल। तो अगर मैं इसे बोलूं दिस इज न्यूट्रल मैटर, न्यूट्रल मैटर, इसका ये मतलब नहीं कि इसमें चार्ज नहीं, ओवरऑल इस पे चार्ज है। मींस जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है आया समझ? तो अगर इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो जो जनरली जो हम इसमें करेंगे वही बात करते हैं, है ना? क्या पॉजिटिवली चार्ज करना है तो पॉजिटिव चार्ज से या तो दे दो या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लो। तो इसमें से मान लो हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लिए कितने, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन हमने इससे विथड्रॉ कर दिए। तो जो फाइनल रिजल्ट ए पे होगा, ए पे जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कितना आएगा? अब सुनो, अब इसमें कितना था, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है? तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो डोमिनेट क्या करेगा? 3 प्रोटॉन, बाकी तो मैंने फाइनल। तो इस पे जो बचेगा
+3 चार्ज आ जाएगा ए पे फाइन। अब ये चार्ज मैटर की बॉडी चार्ज हो गई। अच्छा, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास होगा। तो when we withdraw the electron from any body, the final mass will be क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3 into 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम का मास कम हो गया। इसका एक ये बोलो क्लियर हो गया? बोलिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नहीं है ना? नोट जरूर बनाते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नेगेटिव चार्जिंग ऑफ मैटर, मैटर का नेगेटिव चार्ज मींस सपोज तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मैटर था, उसका नाम है मान लो ये है न्यूट्रल बॉडी, और इसको नेगेटिव चार्ज, तो या तो इसमें से प्रोटॉन निकाल लो, ये कितना होगा मैंने बोला था, और या इस पे एक्स्ट्रा जितना नेगेटिव चार्ज चाहिए उतने दे दो, ठीक है। Either you can supply the electron, that is the 3 electron is going to be the supply. तो फाइनली जो बॉडी बनेगी उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, 3 नेगेटिव चार्ज आ गया, ये भी है B और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनी। अभी इसका जो मास होगा फाइनली वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एंट्री लिया है, तो एंट्री लिया है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, इतना मास इसका ज्यादा होगा। बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? किसी को कुछ पूछना है यार? तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन को या तो सबमिट करना या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ जनरली। बोलिए, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बात। तो चलो, अब कंडक्टिविटी के बेसिस पे मटेरियल को थोड़ा कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे चार्जिंग। फिर हम क्या बात करेंगे? चार्जिंग। कैटेगराइजेशन of matter. So generally, overall, matter को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड, पहले तो है मैटर, सेकेंड क्या है? इंसुलेटर, थर्ड क्या है? सेमीकंडक्टर,
फोर्थ क्या है? सुपर कंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो मैटर को इसके कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड, तो हम जनरली इस सेगमेंट में कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ेंगे, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्लियर? तो एक बात लिख लो, डेफिनेशन ऑफ दिस। देखो कंडक्टर क्या होता है, एडीपी, कंडक्टर की डेफिनेशन, नोट डाउन व्हाट इज कंडक्टर। Such type of matter, note down, such type of matter which contain, such type of matter which contain huge number of free electrons, huge number of free electrons to carry the charge, to carry the charge, ठीक है, ये एक डेफिनेशन is called conductor, is called conductor। और करके लिखो, या तो ये, या एक बात तो हो गई कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मैं भी बताता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो ऐसे लिखा कंडक्टर फर्स्ट, है ना, तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन लिखा जिसमें लार्ज नंबर या इनॉर्मस नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या इसकी डेफिनेशन नंबर 2, तो पहली डेफिनेशन। The second definition, such type of matter which allow to flow the charge through them, such type of matter which allow to flow the charge, is called conductor। इसकी थर्ड डेफिनेशन, such type of matter which allow to pass the electricity through them, ठीक है। सेकेंड तक लिख लिया क्या? सेकेंड तक लिख लिया, ठीक है। तो थर्ड लिखो, थर्ड लिखो, such type of matter which allow to flow the electricity through them, to flow the electricity through them is called conductor, which allow, बीच में आ जा रहे हो ना, कल से मैंने इसको पढ़ दूंगा लॉ, which allow flow the electricity through them, ऐसा मैटर जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे, उसे मैटर को कंडक्टर कहते हैं। या जिसमें से चार्ज फ्लो हो इजीली, कोई चार्ज दिया वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसको कहेंगे कंडक्टर। या जिसमें फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मच हाई, इन तीनों में से कोई भी बात होगी तो उसका एक ही मतलब है, वो कंडक्टर है। फॉर एग्जाम्पल में लिखो, ऑल मेटल्स
पहले तो जितने भी मेटल्स है ना, एक नॉन मेटल भी है, एक नॉन मेटल भी होता है जो कि कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। किसी को पता है इसका नाम? ग्रेफाइट। Graphite. हाँ, वेरी गुड, Graphite. ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द allotrop of carbon. Carbon has its nowadays 4 to 5 electrons, ठीक है? तो डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन, है ना, इस तरीके के बहुत सारे और भी आ गए, 4-5, ठीक है? तो जनरली आप 3 याद रखना, कार्बन, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन, C60 इसका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ग्रेफाइट में sp2 होता है। क्या होता है? sp2। और डायमंड इंसुलेटर क्यों है? क्योंकि कार्बन का उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ग्रेफाइट में sp2 कैरेक्टर रखने वाले जितने भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स की कार्बन एटम्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इसीलिए ग्रेफाइट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है ड्यू टू इट्स स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? तो यहाँ लिखना जरूर, मेटल and graphite लिख लो, due to sp2 hybridization of carbon atom, due to sp2 hybridization of carbon atom, it behaves like a conductor। जैसे पेंसिल होता है, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है ना, तो पेंसिल को दोनों इसकी रोल करने के बाद, पेंसिल को दोनों साइड से रोल करने के बाद नुकीला करके कभी सर्किट बोर्ड में बढ़ना, क्योंकि ग्रेफाइट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन हार्म यू, इट कैन हर्ट यू, ठीक है? समझ में आया? ये आता है इस बात। तो ये होते हैं कंडक्टर्स, जितने भी मेटल्स हैं, और एक नॉन मेटल कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट, वो भी क्या होगा? कंडक्टर। हाँ जी, कोई डाउट किसी को कंडक्टर में है ना? तो ये कहते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है, इसकी फिजिक्स, ठीक है? अब ऐसा क्यों होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की बात जरा करो, तो डेफिनेशन लिख लो पहले फ्री इलेक्ट्रॉन क्या। यहाँ छोटा सा लिख लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। FR और इसका नोटेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा वर्ड लिखो, loosely bounded electron through the nucleus, loosely bounded electrons through the nucleus are called free electrons। अब न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड, अच्छा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये भी लिख लेना, न्यूक्लियस वाले पॉइंट को क्लियर बता। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो तो अंदर है, लेकिन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, तो ओवरऑल न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अराउंड उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, तो ओवरऑल चार्ज न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो
इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इसके अराउंड हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड है, जो दूर है न्यूक्लियस से, उन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इनको कहीं कहीं बुक्स में डफर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज also called डफर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कोई फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ोगे उसमें ये वर्ड यूज होता है, डफर इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन की जो जनरल स्पीड होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड। फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड। और एक ड्रिफ्ट स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की किसी बाउंडेशन में स्पीड जब 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड हो जाती है तो उसी की वजह से करंट फ्लो कर देते हैं, उसको ड्रिफ्ट स्पीड। वो हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो ये जानो कि फ्री इलेक्ट्रॉन या डफर इलेक्ट्रॉन या वैंडलर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड, दैट इज मच हायर, बहुत हाई है। तो क्लियर फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आगे बढ़ो, कोई डाउट है इसमें? कोई क्वेरी करना है किसी को? जस्ट करें, कोई बोलो अगर मुझे पूछना है। अपने यहाँ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट भी है भाई। हाँ बोलो, जसकरण कुछ पूछना है? तुम ग्रुप में तुम्हें ऐड किया हूँ, ठीक है, आंसर करो। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो सेकेंड क्या है? इंसुलेटर। चलो बच्चों, इंसुलेटर की ऐसे ही 2-3 डेफिनेशन लिख लो। फर्स्ट क्या है? मटेरियल having very less means negligible very less number of Duffer electrons. Material having very less number of Duffer electrons are called insulator. अगली डेफिनेशन क्या किया जा सकता है? Such type of material which cannot allow to flow the charge through it. Such type of organ, such type of matter which does not allow to flow the charge through them, or such type of matter through which electricity cannot pass. The matters through which electricity cannot pass. Electricity cannot pass is called insulator. For example, all non-metals except
एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि वो तो हो चुका है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट नॉन मेटल है, जबकि क्या है कंडक्टर, इसलिए ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट आर इंसुलेटेड। वुड, कंक्रीटेड वॉल, ठीक है, ये सब क्या है, और नॉन मेटल्स, ये सब क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। अगला चलो भाई, थर्ड पे आओ। थर्ड क्या है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ये एक वर्ड है, केवल एक वर्ड है, इंजीनियरिंग में एक ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, तो पूरी फिजिक्स सेमी कंडक्टर पे चलती है। 12th में हम 5 to 6 लेक्चर में ये खत्म कर देते हैं, एक चैप्टर है सेमी कंडक्टर, ठीक है, लास्ट में चैप्टर, सेकंड लास्ट मींस की कम्युनिकेशन के पहले। इसी पे एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो सर्किट के थ्रू रिसर्च है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स का है और सुपर कंडक्टर का है। आज की डेट में जो इग्नाइटेड टॉपिक है रिसर्च का, वो है सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। सेमी कंडक्टर हम यूज करते हैं फॉर द यूज ऑफ मिली इलेक्ट्रॉन एंड मिली इलेक्ट्रॉन volt, and you know millivolt of voltage, milliampere of current treatment in any circuit, ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव, कहीं हमें करंट की स्टडी करनी है, सप्लाई करनी है, सेंसिटिव वोल्टेज की सप्लाई करनी है, कम अमाउंट का, उसका वेरिएशन पढ़ना है, तो ये सेमी कंडक्टर से ही पॉसिबल है। पहले जो वैक्यूम ट्यूब का रोल प्ले करता था, अब हम लोग ट्रांजिस्टर वहां यूज करते हैं, ठीक है, अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, और बहुत ही इसको कहें कि प्रिसाइज है। तो जी सेमी कंडक्टर मटेरियल्स बेसिकली क्या है ये जानना जरूरी है। तो ऐसे मटेरियल, मेटल का वो कॉन्फ़िगरेशन जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, फिर से सुन लो, ज्यादा टेक्निकल में नहीं बनाऊंगा, इजी बोल रहा हूं। मेटल की वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कंडक्टिविटी ना तो कंडक्टर से ज्यादा हो या उसके ऊपर हो, और ना क्या इंसुलेटर से कम हो या इंसुलेटर हो। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जब कंडक्टिंग प्रॉपर्टी इस मटेरियल की होगी, इन बिटवीन मॉडरेट लेवल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको सेमी कंडक्टर, ठीक। तो लिख लो, द मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मीनिंग है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर is called semiconductor,
that is silicon and germanium. लेकिन कार्बन के नीचे के जो एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnP, यही है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में सारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो इसमें जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, ये दोनों प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को बनाते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स भी बनाएंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, तो हम बताएंगे कि इम्प्योरिटी ऐड क्यों की जाती है इसमें, और बाकी इसकी फिजिक्स क्या है, तभी आप इतना जानेंगे कि सच टाइप ऑफ मटेरियल which have conductivity in between conductor and insulator is called semiconductor, and the name of the pure semiconducting materials are silicon and germanium. इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि जनरल कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज, ठीक है। सो नोट करके पॉइंट, its resistance decreases when temperature increases. Its resistance decreases when temperature increases. सही है, सही है, ओके। अब अगला है सुपर कंडक्टर। अगर हम इजीली इकोनॉमिक तरीके से, इजीली इकोनॉमिकली अगर सुपर कंडक्टर बना दे तो एनर्जी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। क्यों है? क्योंकि वायर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी सेंड कर रहे हैं वायर के थ्रू, तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट कर रहे हैं उसका 20 to 30% तक यूज कर पाते हैं, बाकी सब लॉस हो जाता है ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू हीट लॉस, है ना, बहुत कई तरीके के लॉसेस है ना, हाई लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लॉस, है ना। तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है रेजिस्टेंस की वजह से। तो जनरली हम एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इजी पास होने में, ठीक है। अब गोल्ड है महंगा, सिल्वर है ज्यादा कॉस्टली, तो हम उसके पास वाले जैसे कॉपर है वो हम यूज करते हैं। तो सुपर कंडक्टर क्या है ये समझिए। all conductors behaves as a superconductor at 0 degree Kelvin. All conductors behaves as superconductor at 0 degree Kelvin. अब 0 डिग्री केल्विन का मतलब है -273.15 डिग्री सेल्सियस।
It's the theoretical possible minimum temperature. Theoretically ये minimum possible temperature -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे कोई भी कंडक्टर ले लो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, कुछ भी, वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। मतलब क्या है, देखो सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर होंगे जिनका रेजिस्टेंस होगा 0। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा, its resistance is 0। अब पूरी प्रॉब्लम रेजिस्टेंस से हो रही है और सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है 0। तो मीन सर्किट में अगर एक बार करंट फ्लो कर गई तो वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो करती ही रहेगी, वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो करती ही रहेगी, उसमें से कोई लॉस ही नहीं होगा। मींस मेरे किसी भी सर्किट में मान लो तुमने एक बैटरी लगाई और ये मान लो जो वायर्स तुमने यूज करेंगे ये सुपर कंडक्टर, तो एक बार इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करवा दिया और इसमें से करंट मान लो फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर गया, तो यहाँ से ये सेल हटा भी लोगे ना तब भी इसमें करंट चलती ही रहेगी, मतलब वो सेल डिस्चार्ज हो गई क्योंकि रेजिस्टेंस है 0। तो 0 रेजिस्टेंस है तो कंटिन्यू ऐसे इलेक्ट्रॉन अपना स्पीड से फ्लो करते रहेंगे। तो जिंदगी भर 1.5 वोल्ट की बैटरी जो 10 रुपए का आता है तो डिस्चार्ज ही नहीं होगा, पूरी एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये जो 1.5 वोल्ट की बैटरी 10 रुपए में आती है वो इशू नहीं है, इशू है इसका टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस रखना। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो हमें आइस क्यूब वगैरह या आइस बनाना है तो रेफ्रिजरेटर हम लोग परचेज करते हैं, एटलीस्ट 25 to 50,000 का रेफ्रिजरेटर आप लेके आते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे रखने के लिए कुछ चीजें लिमिट कर। और सोचो -273.15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना, उसका तो एक वॉल्यूम फिक्स होता है और ये वायर कितने किलोमीटर तक वायर सप्लाई कर रहा है करंट, वो सब टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस करने में मिलियंस ऑफ रुपीस तो ऐसे खर्च हो गए। एक वोल्ट बैटरी तो बात ही, वो प्रॉब्लम है आज की डेट की सबसे। तो कोई और ऑप्शनल तरीका है सुपर कंडक्टर बनाने के लिए, इट्स अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। ठीक है, क्या बात करना, जो लोग थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाह रहे हैं वो इसमें दिमाग लगाएं, बाकी लोग अपना थोड़ा रेस्ट करें, अगली क्लास स्टार्ट करें। आज इतना ही, बातें और नहीं है। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir.